हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ेंगे द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं, चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। एंड हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया अग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स क्या हुआ, कॉलोनियल पीरियड में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, ये सारा कुछ हम डिटेल में समझ चुके हैं। अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, किस तरह से ये एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट होता है, कैसे हमारी रूरल सोसाइटी को इफेक्ट करता है, कैसे हमारी सोसाइटी में चेंज लाता है, क्या डेवलपमेंट होता है, ये सारा कुछ डिटेल में हम हमारे इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर 4। सो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा? इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ड्यूरिंग इंडिपेंडेंट इंडिया। हमने देखा कि ढेर सारे रिफॉर्म्स हमने किए, लेकिन उन रिफॉर्म्स का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो इफेक्टिवली नहीं हुआ। यानी कि कुछ रीजन्स में तो वो इम्प्लीमेंट हुए, कुछ रीजन्स में इम्प्लीमेंट नहीं हुए। लेकिन अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें, जिसे हरित क्रांति हिंदी में कहा जाता है, सो द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ द 1960s एंड 1970s ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एरियाज वेयर इट टुक प्लेस। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1960s और 1970s के टाइम पीरियड में हुआ था, सो जिस भी एरिया में इसे इंप्लीमेंट किया गया वहां पर हमें इसके सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले। पर ये ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है? तो सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन का मीनिंग समझेंगे, इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या रहे और इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, ये सारा कुछ हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो The Green Revolution, as you know, was a government program of agricultural modernization. Green Revolution, जिसे आपने नाम तो बहुत बार सुना होगा और पहले भी आपने कहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है, इसे हम एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन या फिर एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन भी कहते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। अल्टीमेटली होता क्या है? The Green Revolution was a period when agriculture in India was converted into an industrial system. देखिए, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियल सिस्टम में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है? हमने न्यू मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजी, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइजेशन में चेंज कर रहे हैं। यानी कि क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम यहाँ पर मॉडर्न मेथड्स को, टेक्नोलॉजी को, इन सभी को यूज करें। जैसे यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। पेस्टिसाइड्स को यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे, ट्रैक्टर्स को यूज करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज को अच्छे से अच्छी बनाएंगे। HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, यानी कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करें। सो जो मैंने आपसे कहा था, दिस इज एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, वन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम, जहां पर हम एग्रीकल्चर को एडवांस कर रहे हैं, टूल्स, टेक्निक्स, मशीन्स को यूज कर रहे हैं। क्लियर है? ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करेंगे, मॉडर्न मेथड्स को, टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। स्पेशली क्या यूज कर रहे हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, दैट इज HYV सीड्स। क्या है ये HYV सीड्स? ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारा कुछ हम यहाँ पर यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं? एग्रीकल्चर के अंदर, अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अब ये सारी चीजें कैसे होती हैं, तो वन बाय वन हम हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। It was largely funded by international agencies that was based on providing high-yielding variety or hybrid seeds along with pesticides, fertilizers and other inputs to farmers. ये जो आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसे इंटरनेशनल एजेंसीज ने फंड किया था। यानी इसके लिए जो अमाउंट आता था या इसका जो फंडिंग थी वो इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू होती थी, जो ये HYV सीड्स को प्रोवाइड करती थी। HYV या हाइब्रिड सीड्स, साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, और जो भी अदर इनपुट साइड फार्मर को चाहिए है, वो सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता था। Green Revolution programs were introduced only in areas that had assured irrigation because sufficient water was necessary for the new seeds and methods of cultivation. अब ये जो Green Revolution program है, इसे हमने कहाँ पर implement किया? सबसे ज़्यादा इस
का इफेक्ट या इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर हुआ? उन एरियाज में जहां पर एश्योर्ड इरिगेशन था, यानी कि जहां पर पानी की उपलब्धता बहुत अच्छे से थी, उन रीजन्स में हमने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि जिन न्यू सीड्स को, जिन न्यू मेथड्स को कल्टीवेशन की हम यहाँ पर यूज कर रहे थे, उसके लिए जरूरत थी सफिशिएंट वाटर की। क्लियर है? आ रहा है समझ में? धीरे धीरे चल रहे हैं सारी चीजों को, फिर लास्ट में क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। It was also targeted mainly at the wheat and rice growing areas। और ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसका मेन टारगेट जो था, मेन टारगेट, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकी अदर चीजों में नहीं हुआ, लेकिन इसका मेन टारगेट था व्हीट एंड राइस ग्रोइंग एरियाज पर। सबसे ज्यादा यहाँ इसको हमने इंप्लीमेंट किया। As a result, only certain regions such as Punjab, Western UP, coastal Andhra Pradesh and parts of Tamil Nadu received the first wave of Green Revolution package। अब जैसा कि हमने देखा कि ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये इरिगेशन जहां पर अवेलेबल होगा वहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। व्हीट और राइस को लेके फोकस्ड है, तो इसीलिए ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये हमें पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पार्ट्स में बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट होता हुआ दिखा, और इसकी फर्स्ट वेव हमें इन्हीं स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? तो सबसे पहले हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें किन चीजों को हम यूज कर रहे हैं, और ये कहां पर अपना टारगेट रखता है। क्लियर है? यहां तक आया समझ में? देन the rapid social and economic transformations that were seen in these areas stimulated a spate of studies by social scientists and vigorous debates about the impact of the green revolution। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। जब देखो हमने देखा कि ये जो अभी स्टेट्स हमने डिस्कस किए, पंजाब है, वेस्टर्न यूपी है, आंध्र का कोस्टल एरियाज है, इन सभी स्टेट्स में जब हमें सोशली और इकोनॉमिकली रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिले, तो जो सोशल साइंटिस्ट थे वो बहुत ही ज्यादा जो है उत्सुक हो जाते हैं कि ऐसा क्या है इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, कैसे ये जो है हमारी सोसाइटी को, हमारी रूरल सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है, इम्पेक्ट कर रही है, और बहुत सारे डिबेट्स, डिस्कशन होने लग जाते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेके। The agricultural productivity increased sharply because of the new technology। ये जो न्यू टेक्नोलॉजी हमने यूज करी थी एग्रीकल्चर में, इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है। India was able to become self-sufficient in food grain production for the first time in decades। इतने डिकेड्स में ऐसा पहली बार होने जा रहा था कि इंडिया जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट होने वाला था, यानी कि इंडिया में जितने भी पीपल रहते हैं उनकी फूड की नीड को इंडिया खुद जो है अब फुलफिल कर सकता था, सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। अब उसे किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी फूड ग्रेन्स को लेके। ठीक है, यानी इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बना था इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। The Green Revolution has been considered a major achievement of the government and of the scientists who contributed to the effort। और ये Green Revolution जो है गवर्नमेंट का मेजर अचीवमेंट बन चुका था। क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में? क्या एक चीज हमने डिस्कस करी कि कैसे जो है देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। However, there were certain negative social effects also। ठीक है, अब इसी चीज के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन और जितनी चीजों को हमने पढ़ा उनको करते हैं कनेक्ट। सो ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने क्या देखा? ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब हमको एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है उसको रेज करना है। उसको रेस करने के लिए हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन की टेक्निक अपनाई। इसमें क्या होता है, हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स के साथ में हम हाई यील्डिंग वेराइटी की जो सीड्स हैं उन्हें यूज करें। ये हाई यील्डिंग वेराइटी यानी कि वो वाली सीड्स जिससे उपज जो है वो ज्यादा होती है। जनरली होता क्या है, ये जो सीड्स रहती हैं ये डॉर्फ रहती हैं, यानी छोटी छोटी रहती हैं। सो जैसे विंड्स वगैरह आती हैं, बहुत तेज विंड्स आती हैं, तो उसकी वजह से ये डिस्ट्रॉयड नहीं होती और बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस भी हमें देती हैं। तो इसलिए हमने इन सीड्स को यूज किया। फिर उसके बाद में हमने टेक्निक्स को यूज किया, टेक्नोलॉजीज को यूज किया। इरिगेशन फैसिलिटीज इसके लिए हमको अच्छी से अच्छी चाहिए, क्योंकि ये वाली जो सीड्स होती हैं इसमें सफिशिएंट वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, सो हमने जनरली क्या किया,
जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी खासी थी, हमने वहां पर इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंप्लीमेंट किया। स्पेशली इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन स्टेट्स में, और भी बहुत सारे स्टेट जो हमने डिस्कस किए, जैसे कोस्टल आंध्र प्रदेश हमने डिस्कस किया। सो हमने उन रीजन्स में ये वाली जो हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन का पूरा प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया। फिर हमने इन सीड्स को लगाया, इसमें हमने जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी को यूज किया। ठीक है, हमने फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इन सभी को यूज किया। तो इन सभी से हमारा जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही तेजी से क्या हो गया, रेज हो गया। यानी हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ, बहुत प्रोड्यूस मिला हमको, इंडिया बन गया सेल्फ सफिशिएंट। क्या बन गया इंडिया? सेल्फ सफिशिएंट। यानी अब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। इसी के साथ में हमने देखा कि कुछ रीजन्स, जिन स्टेट्स की हमने बात करी, वहां पर कितना अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे व्हीट और राइस, इनको मेनली फोकस किया गया था। व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को मेनली हमने फोकस किया था, और इसकी फंडिंग कौन करती थी? इंटरनेशनल एजेंसीज। क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में? तो ये सारे इनपुट्स की जरूरत है, मेन अवेलेबिलिटी चाहिए वाटर की, व्हीट और राइस को फोकस किया, इंडिया बन गया सेल्फ सफिशिएंट ग्रीन रिवॉल्यूशन में। ठीक है, क्लियर है? कब हमने इसको स्टार्ट किया था? 1960s to 70s के टाइम पीरियड में। अब लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिले। देखो, वो अपनी जगह ठीक है कि इकोनॉमिकली हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ, ये उसके प्रॉस के अंदर आता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस पर भी ध्यान देंगे कि हमारी सोसाइटी को इसने किस तरह से इम्पेक्ट करा, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। सो इसके नेगेटिव सोशल इफेक्ट्स भी हैं that were pointed out by sociologists who studied the green revolution areas as well as adverse environmental impacts। अब वो सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टडी किया था, जहां जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम को हमने इंप्लीमेंट किया और इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को स्टडी किया, उन्होंने बताया कि इसके नेगेटिव सोशल इफेक्ट्स क्या क्या हैं। In most of the green revolution areas, it was primarily the medium and large farmers who were able to benefit from the new technology। क्या एक चीज हमने देखी कि इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रोग्राम के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट जो हुआ वो हुआ मीडियम और लार्ज फार्मर्स को, जो कि इस न्यू टेक्नोलॉजी से बेनिफिट हो सके थे। ठीक है, जिनको बेनिफिट मिला वो जो है मतलब उनको यहाँ पर सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला मीडियम और लार्ज फार्मर्स को इस न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करने से। क्यों ऐसा क्यों है कि सिर्फ मीडियम और लार्ज फार्मर्स को ही जो है प्रॉफिट होता है, बाकी सबको नहीं होता? बिकॉज this was because inputs were expensive and small and marginal farmers could not afford to spend as much as large farmers to purchase these inputs। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसके जो इनपुट्स थे वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे। जैसे मैंने आपसे कहा, HYV सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, इन सभी को इंश्योर करना, इन सभी को परचेस करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो जो रिच फार्मर्स थे, जो मीडियम और लार्ज लैंड ओनर्स थे, जिनके पास में अच्छी खासी वेल्थ थी, वो उसको परचेस कर लेते थे, और क्योंकि वो उसको मतलब वो एबल थे कि उसे परचेस कर पाए, तो इसलिए इस न्यू टेक्नोलॉजी से उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। लेकिन जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे, क्योंकि वो परचेस नहीं कर सकते थे, इन इनपुट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्हें इस चीज का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। नाउ व्हेन एग्रीकल्चरलिस्ट प्रोड्यूस प्राइमरीली फॉर देमसेल्व्स एंड आर अनेबल टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, इट इज नोन एज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड दे आर यूजुअली टर्म्ड एज पीसेंट्स। एक पहला ड्रॉबैक हमने पढ़ा कि इनपुट्स जो थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे। सेकेंडली, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। जब एग्रीकल्चरलिस्ट खुद के लिए प्रोड्यूस करते हैं, खुद की फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जब प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट के लिए प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब सपोज ये लैंड है, इस पर जितना भी प्रोडक्शन हुआ तो बहुत मिनिमल प्रोडक्शन था, तो जो भी यहाँ पर एग्रीकल्चरलिस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स को ही फुलफिल कर पाया। मार्केट के लिए किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है। मार्केट इन द सेंस यानी जो भी प्रोड्यूस है वो सेल करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, और जो भी खुद के लिए प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं पीसेंट्स। ठीक है, आया समझ में ये कॉन्सेप्ट? जो खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हैं पीजेंट्स, और इस तरह के एग्रीकल्चर को हम कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर।
Agriculturalists or farmers are those who are able to produce surplus over and above the needs of the family and so are linked to the market. यानी यहाँ पर आपको 4 कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। एक बताया है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का, ये आया आपको समझ में। एक बताया है पीजेंट्स का, जो खुद के लिए प्रोड्यूस करते हैं, और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी कि जितने की जरूरत है बस उतना प्रोड्यूस किया, फैमिली नीड्स के अकॉर्डिंग, मार्केट के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। थर्ड कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चरलिस्ट और फार्मर्स का। एग्रीकल्चरलिस्ट और फार्मर्स ये कौन होते हैं? जो ना केवल फैमिली की नीड्स के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं बल्कि फैमिली की नीड्स से ओवर एंड अबव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सरप्लस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसीलिए ये जो है मार्केट से लिंक्ड अप होते हैं। जैसे सपोज मेरी कोई लैंड है, उस पर मैं जो भी प्रोडक्शन कर रही हूँ वो मैं अपनी फैमिली की नीड्स तो फुलफिल कर ही रही हूँ, साथ ही साथ उस प्रोड्यूस को मार्केट में लेके जा रही हूँ, सेल कर रही हूँ, जिसे भी उसकी ज़रूरत है वो उसको परचेस कर रहे हैं और मैं जो है उससे इनकम गेन कर रही हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं एक फार्मर हूँ, मैं एक एग्रीकल्चरलिस्ट हूँ। अब जैसे सपोज इसका अपोजिट कर दें, मैं मार्केट के लिए कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ, सब कुछ अपने लिए कर रही हूँ, तो मैं एक पीजेंट हूँ, ठीक है। और ये जो मैं प्रोडक्शन खुद के लिए कर रही हूँ इसे हम क्या कहेंगे? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्लियर है? ये चारों कॉन्सेप्ट आए समझ में? Now it was farmers who were able to produce a surplus for the market, who were able to reap the most benefits from the green revolution and from the commercialization of agriculture that followed. This is one of the most important topic, commercialization of agriculture. अब जो फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे थे सरप्लस और उसे जाके मार्केट में बेच रहे थे, उन्हें मिल रहा था बहुत सारा प्रॉफिट ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। अब जैसे सपोज कोई फार्मर है जिसके जो है मतलब वीट को वो ग्रो करता है, ठीक है, वीट की खेती करता है वो, अब उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से सरप्लस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है, तो वो क्या करता है? उससे अपनी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकता है, फिर उस प्रोड्यूस को मार्केट में लेके जाएगा, बढ़िया से उसको सेल आउट करेगा, उसको खूब सारा बेनिफिट होगा, खूब सारा प्रॉफिट मिलेगा। सो वो फार्मर्स जो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को या फिर इस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, सिर्फ उन्हें ही बेनिफिट होता है, सभी को बेनिफिट इस ग्रीन रिवॉल्यूशन से नहीं हो रहा है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि इस एग्रीकल्चर को हमने कर दिया है कमर्शियलाइज, अब हम इसको ले जा चुके हैं मार्केट के अंदर, जहां पर मार्केट वाला वर्क पूरा हो चुका है। कैसे हुआ ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसे भी हम आगे समझेंगे, लेकिन जो सेकंड ड्रॉबैक था वो ये था कि सिर्फ वही फार्मर्स जो कि सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं और मार्केट में अपने प्रोड्यूस को ले जा रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही इससे प्रॉफिट होता है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? नाउ दस इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द 1960s and 70s द introduction of new technology seemed to be increasing inequalities in rural society. So ये जो फर्स्ट फेज था ग्रीन रिवॉल्यूशन को, जो हमने 1960s और 70s के टाइम में देखा, जहां पर न्यू टेक्निक्स को यूज करके आप प्रोडक्शन करते थे, इससे हमारी रूरल सोसाइटी में इनइक्वालिटीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इनइक्वालिटीज कैसे बढ़ती हैं? क्योंकि कुछ ही फार्मर्स हैं जिनको बेनिफिट हो रहा है, कुछ फार्मर्स हैं जिनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। रिच और पुअर का गैप जो है वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा है रूरल सोसाइटी के अंदर। क्लियर है? और अग्रेरियन स्ट्रक्चर तो हमने देखा ही था कि कितना भी ज्यादा आप लैंड रिफॉर्म्स कर लो, लेकिन इनइक्वालिटीज उसके बावजूद भी रूरल सोसाइटी के अंदर थी। नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्रॉप्स were highly profitable mainly because they yielded more produce. अब ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्रॉप्स थे ये हाईली प्रॉफिटेबल थे, इनसे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस मिलता था। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे, मोर प्रोडक्शन आपको दे सकते थे। Well-to-do farmers who had access to land, capital, technology and know-how, and those who could invest in the new seeds and fertilizers could increase their production and earn more money. अब जो वेल टू डू फार्मर्स हैं, जिनके पास में लैंड भी है, जिनके पास में कैपिटल भी है, पैसा भी है लगाने को, टेक्नोलॉजी भी है, और जिनको पता है कि हमको किस तरह से प्रोडक्शन करना है, जो इन सीड्स को खरीदने में, फर्टिलाइजर्स को खरीदने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें ही, उनका ही प्रोडक्शन बढ़ेगा और वही ज्यादा से ज्यादा मनी गेन करेंगे। जिसके पास में ये फैसिलिटीज नहीं है उसे किसी तरह का कोई प्रोडक्शन, मतलब कोई सरप्लस प्रोडक्शन नहीं मिलने वाला है और ना ही कोई बेनिफिट मिलने वाला है। However, in many cases it led to the displacement of tenant cultivators. लेकिन बहुत सारी जगह में एक और चीज हुई कि tenant cultivators जो थे, इस वाला कॉन्सेप्ट जो है ये डिस्प्लेस हो जाता है, या कहीं ना कहीं इसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। tenant cultivator समझते ना, हमने पहले भी डिस्कस किया है, tenants जो लैंड को रेंट पे लेके फिर उसमें प्रोड्यूस करते हैं और उससे जो भी इनकम होती है तो रेंट का अमाउंट जो है लैंडलॉर्ड को देते हैं।
Now for landowners began to take back land from their tenants and cultivate it directly because cultivation was becoming more profitable. अब देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है टेनेंट कल्टीवेटर्स का, ये है आपका थर्ड ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो जैसे सपोज ये ए जो पर्सन है ये लैंडलॉर्ड है, इसकी लैंड है, इसने क्या करा, इस लैंड को बी को दे दिया रेंट पे कि तुम जो है इसका मैनेजमेंट करो, इस पे प्रोड्यूस करो, और जो भी इससे प्रॉफिट होगा तो उससे तुम अपने लेबरर्स को इनकम भी दोगे, खुद भी अमाउंट रखोगे और मुझे जो है इतना % रेंट दे दोगे। इस तरह का सिस्टम वर्क करता था। अब लैंडलॉर्ड ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद देखा कि भैया अगर मैं अपने लैंड पर खुद से प्रोडक्शन करूंगा तो जितना भी प्रॉफिट आएगा सब मेरा, ना ही मुझे इस टेनेंट के साथ में शेयर करना पड़ेगा, लेबरर्स को मुझे इनकम देनी वो तो मैं थोड़ी बहुत दे ही दूंगा, तो यानी पूरा का प्रॉफिट आएगा मेरे पास में, यानी प्रोडक्शन खुद से करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो उसने क्या करा, इस टेनेंट को ही खत्म कर दिया इन द सेंस ऐसा मारा नहीं है उसको हटा दिया, उससे बोला कि नहीं मैं अपनी लैंड पे खुद से करूंगा, तुम हट जाओ यहाँ से। तो ये जो टेनेंट कल्टीवेटर्स थे इनका हो गया डिस्प्लेसमेंट। दिस मेड द रिच फार्मर्स बेटर ऑफ एंड वर्सन द कंडीशंस ऑफ लैंडलेस एंड मार्जिनल होल्डर्स। तो किस तरह से रूरल सोसाइटी में इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं कि ये जो रिच फार्मर्स थे और ज्यादा रिच हो गए, और ये जो आपके मार्जिनल फार्मर्स थे जो लैंडलेस थे उनकी कंडीशन और भी ज्यादा बदतर हो गई। इन एडिशन, the introduction of machinery such as tillers, tractors, threshers, harvesters in many areas such as Punjab and Madhya Pradesh led to the displacement of this service caste group who used to carry out these agriculture related activities. Now this is your fourth drawback of green revolution. क्या बताया जा रहा है कि जैसे जैसे ये मशीनरी का इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कि टिलर्स आ गए, ट्रैक्टर्स आ गए, हार्वेस्टर्स आ गए, थ्रेशर्स आ गए, स्पेशली पंजाब और एमपी के पार्ट्स में, इन सारी चीज़ों से क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हो गया सर्विस कास्ट ग्रुप का जो पहले ये वाला काम करते थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हो गई आपकी मैन पावर, एक हो गई आपकी मशीन के थ्रू। अब पहले जो ये सारा काम पीपल किया करते थे, जो लेबरर्स होते थे वो करते थे। जैसे सपोज मैं एक लेबरर हूँ तो मैं किसी के खेत में जाती हूँ, काम करती हूँ, तो मुझे वो जो है उसका पेमेंट देते हैं। अब जो है मशीन्स आ गई, जो काम मैं पहले हाथों से करती थी अब उसकी जगह मशीन आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले जो है बैलगाड़ी से जुताई की जाती थी खेत की, अब जो है उसकी जगह और भी ज्यादा टेक्निक्स आ गई, मशीन्स आ गई जिसके थ्रू ये सारा काम होता है। ट्रैक्टर्स वगैरह के आने से और ईजी हो गया काम, ठीक है। तो अब मेरा काम तो छिन गया भैया, अब मैं कहाँ पर काम करूंगी, मुझे कहाँ से इनकम मिलेगी। सो हुआ क्या कि इन मशीनरी के आने से जो मैन पावर थी, जो सर्विस कास्ट थी, जो सर्विस ग्रुप था, उनका काम पूरी तरीके से छिन गया। अब उनके पास में कोई इनकम का सोर्स नहीं है क्योंकि उनका काम तो मशीन कर रही है ना। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो है एक अंडर एम्प्लॉयमेंट की ही कंडीशन कहलाती है, जहां पर आपके पास में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। आपका काम किसने छीन लिया, मशीन्स ने। This process of displacement also increased the pace of rural urban migration, और इस प्रोसेस की वजह से रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट याद करिए कि जहां पर जो पीपल रूरल एरियाज में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके पास में अब काम नहीं, उनका काम किसने ले लिया, मशीन ने, तो वो क्या करेंगे, अर्बन एरियाज में जाएंगे, यहाँ पर फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर, एज अ लेबरर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। सो रूरल पीपल ज्यादा से ज्यादा अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है। अर्बन एरियाज के ऊपर जो है एक तरीके से लोड बढ़ रहा है। द अल्टीमेट आउटकम ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन विच द रिच ग्रू रिचर एंड मेनी ऑफ द पुअर स्टैग्नेटेड और ग्रू पुअर। सो यहाँ पर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये एक डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है, जहाँ रिच और ज्यादा रिचर होता जा रहा है, जो पुअर है वो और भी ज्यादा पुअर होता जा रहा है। इट शुड बी नोटेड दैट एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स डिड इंक्रीज इन मेनी एरियाज बिकॉज द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज। लेकिन एक और इसका जो थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट वो ये है कि कुछ एरियाज में जो लेबर की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, काम ज़्यादा हो गया था। जैसे जो रिच फार्मर्स हैं उनके पास में तो बहुत सारा काम है, तो वो लेबर की डिमांड भी बढ़ने लगी थी, तो कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला था, वेजेस भी मिलने लगे थे। अब जो हम कमर्शियलाइजेशन पर आ रहे थे, सो इंक्रीजिंग कमर्शियलाइजेशन एंड डिपेंडेंस ऑन द मार्केट इन दीज एरियाज has increased rather than reduced livelihood insecurity, as farmers who once grew food for consumption now depend on the market for incomes। अब ये जो मैंने आपको बताया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि आप अब अपने लिए प्रोड्यूस नहीं करते हो, आप अब मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हो, अब आप न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करते हो एग्रीकल्चर के अंदर। अब जो आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी वो हो चुकी हैं खत्म, अब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करोगे, पेस्टिसाइड्स यूज करोगे, एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटीज लाओगे, HYV सीड्स को यूज
यूज करोगे और इन सभी का यूज करके आप प्रोड्यूस करने वाले हो मार्केट के लिए, ना कि खुद के लिए। सो ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और डिपेंडेंस ऑन मार्केट की वजह से जो लाइवलीहुड को लेके इनसिक्योरिटी थी वो बढ़ चुकी थी। और अब जो फार्मर्स थे वो कंजम्पशन के लिए, यानी खुद के लिए किसी तरह का कोई प्रोड्यूस नहीं करते थे, बल्कि मार्केट के लिए करते थे। जो भी होता था मार्केट को ध्यान में रख के होता था। In market oriented cultivation, especially where a single crop is grown, a fall in price or a bad crop can spell financial ruin for farmers। अब जैसे सपोज मैं एक फार्मर हूँ, मार्केट में जो है वीट की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, वीट की डिमांड सबसे ज्यादा है। अब ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये सी है, ये डी है, ई है। इन पांचों को पता है कि मार्केट में वीट की डिमांड ज्यादा है, तो इनने सबने जो है वीट का प्रोडक्शन करा, सरप्लस में वीट प्रोड्यूस। अब बहुत सारा वीट का प्रोडक्शन आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जिस चीज की ज्यादा डिमांड है और सप्लाई भी ज्यादा है उसके प्राइजेस हो जाते हैं कम। अब इसने जितना भी प्रोडक्शन किया था, इतना सारा इनपुट लगा के बहुत सारे इसने प्रोडक्शन करा था, लेकिन जो क्रॉप था उसके प्राइजेस हो गए फॉल मार्केट में। अब इसको उस कम दाम में उतने सारे प्रोड्यूस को बेचना है और फिर इसका जो प्रॉफिट होगा वो भी कम होगा, और इन सभी का कम होने वाला है प्रॉफिट। तो अब इन्होंने मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया, प्राइजेस फॉल हुए, इनको हो गया क्या हो गया, इनको हो गया घाटा, यानी कि लॉस। और सिर्फ फॉल इन प्राइजेस ही नहीं, मान लीजिए इन्होंने जो भी खेती करी वो किसी कारण से, ड्रॉट आने की वजह से या फिर फ्लड आने की वजह से हो जाती है पूरी की पूरी बर्बाद, तो इनको फाइनेंशियल नुकसान भी उस चीज से होता है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना कि कंजम्पशन के लिए। क्लियर है? सो दिस वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, एंड इन मोस्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन एरियाज फार्मर्स हैव स्विच्ड फ्रॉम मल्टी क्रॉप सिस्टम which allowed them to spread risk to a monocrop regime, which means that there is nothing to fall back on in case of crop failure। अब देखो बहुत सारे ग्रीन रिवॉल्यूशन एरियाज में हुआ क्या, जो फार्मर्स थे उन्होंने मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम से मोनोक्रॉप रेजिम पे शिफ्ट कर लिया। मल्टी क्रॉप सिस्टम यानी जहां पर आप एक ही लैंड पर बहुत सारे क्रॉप्स को सो कर सकते हो, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक क्रॉप पर शिफ्ट हो गए। पहले फार्मर्स ऐसा करते थे कि जैसे सपोज ये उनकी लैंड है, सो यहाँ पर एक क्रॉप सो करा, यहाँ पे एक क्रॉप सो करा, यहाँ पे एक क्रॉप सो करा, सो यानी एक ही लैंड पे आप 3 क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या करा, उन्होंने एक ही क्रॉप को जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, मतलब कि which means that there is nothing to fall back on in case of crop failure। यानी कि जैसे सपोज जैसे यहाँ पर 3 क्रॉप्स हैं, मान लीजिए किसी एक ईयर में ये वाला जो क्रॉप है ये फेल हो जाता है, ग्रो नहीं कर पाता, सो कम से कम आपके पास में ये 2 क्रॉप्स तो होंगे, आप इन्हें जो है सेल आउट कर सकते हो और इनकम अर्न कर सकते हो। लेकिन फार्मर्स ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या करा, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप को सो करना स्टार्ट किया। सो जस्ट इन केस अगर क्रॉप फेलर होता भी है तो आपके पास में कोई और क्रॉप नहीं है जिससे आप इनकम को गेन कर सकते हो। Another negative outcome of the Green Revolution strategy was the worsening of regional inequalities। इसके अलावा जो एक और नेगेटिव आउटकम रहा वो ये रहा कि रीजनल इनइक्वालिटीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ रीजन्स तो जो थे वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे, कुछ रीजन्स ऐसे थे जो कि ग्रो नहीं कर पा रहे थे। जैसे हमने डिस्कस किया कि पंजाब, हरियाणा और जो आपके वेस्टर्न यूपी, आपका कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के पार्ट्स, ये वाले जो एरियाज थे ये बहुत अच्छे से ग्रो करके गए। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी थी इनके पास में। रिच फार्मर्स जो थे उन्होंने इन सारी चीज़ों को, इन इनपुट्स को वो खरीद सकते थे, तो उन एरियाज में बहुत अच्छे से ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट हमें देखने को मिला। वहीं जो दूसरे एरियाज थे वहाँ पर इसके नेगेटिव आउटकम्स तो नहीं कहेंगे, बट इसका किसी तरीके का कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। लाइक the areas that underwent this technological transformation become more developed while other areas stagnated। जिन एरियाज में ये ट्रांसफॉर्मेशन को हमने अंडरवेंट किया वो एरियाज डेवलप हो गए, लेकिन जो बाकी अदर एरियाज थे वो स्टैग्नेटेड ही रह गए। फॉर इंस्टेंस The Green Revolution was promoted more in western and southern parts of the country and in Punjab, Haryana, western UP than in the eastern parts of the country। यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को हमने इंडिया के वेस्ट साइड में और सदर्न पार्ट्स में, इंडिया का वेस्ट हो गया इधर, जैसे सपोज अगर ये है इंडिया का मैप,
ठीक है। सो यहाँ वाले हमारे वेस्टर्न पार्ट में और ये हमारे सदर्न पार्ट में, यहाँ पर हमने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया। ईस्टर्न पार्ट्स में किसी तरह का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। एज अ रिजल्ट वी फाइंड एग्रीकल्चर इन स्टेट सच एज यूपी, बिहार एंड इन ड्राई रीजन सच एज तेलंगाना टू बी रिलेटिवली अनडेवलप्ड। तो इसलिए हमने देखा कि बिहार, यूपी, ईस्टर्न यूपी, ये वाले जो एरियाज थे और जो ड्राई रीजन्स थे जैसे कि तेलंगाना, सो यहाँ पर जो है हमारा एग्रीकल्चर अनडेवलप्ड ही रह गया। These are also the regions that continue to have an entrenched feudal agrarian structure in which the landed caste and landlords maintain power over the lower caste, landless workers and small cultivators। इसी के साथ में जो हमारा अग्रेरियन स्ट्रक्चर है, फ्यूडल अग्रेरियन स्ट्रक्चर है, जहां पर पावर लैंडेड कास्ट के पास में है और बाकी जो अदर लोअर कास्ट हैं उनके पास में किसी तरह की कोई भी पावर नहीं है। तो इसीलिए इस तरह की रीजनल इनइक्वालिटीज भी हमें देखने को मिली। कैसे? ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। द शार्प कास्ट एंड क्लास इनइक्वालिटीज टुगेदर विद एक्सप्लॉइटेटिव लेबर रिलेशंस इन दीज रीजन्स हैज गिवन राइज टू वेरियस काइंड्स ऑफ वायलेंस इन रीसेंट ईयर्स। अब क्योंकि इस तरह की इनइक्वालिटीज रीजन्स में देखने को मिली, साथ ही साथ जो हमारी रूरल सोसाइटी है वहां पर हमको क्लास और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज भी देखने को मिलती हैं। सो इन सारी चीज़ों से हमारे जो लेबर रिलेशंस थे वो एक्सप्लॉइट हो गए और बहुत सारे फिर जो है इसके बाद में वायलेंस होना स्टार्ट हुए रीसेंट ईयर्स में। स्पेशली अगर हम बात करें इंटर कास्ट वायलेंस की, कास्ट बेस्ड वायलेंस हमें देखने को मिले, इंटर कास्ट वायलेंस हमें देखने को मिले। Often it is thought that imparting knowledge of scientific farming methods will improve the conditions of Indian farmers. We should also remember that Indian farmers have been cultivating the land for centuries much before the advent of green revolution। अब देखो अल्टीमेटली ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या सोचा गया था कि जो हमारे फार्मर्स हैं जब उन्हें साइंटिफिक मेथड का पता चलेगा तो और भी ज़्यादा इंडियन फार्मर्स की जो कंडीशन है उसमें सुधार आएगा, साथ ही साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो लैंड को सेंचुरीज से कल्टिवेट करते हुए आ रहे हैं। इंडिया को एग्रेरियन सोसाइटी ही कहा जाता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, इंडियन सोसाइटी अब प्राइमरीली रूरल सोसाइटी जहाँ पर एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस होती थी। तो हमारे पास में ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन तो बहुत बाद में स्टार्ट होती है, हमारे पास में उसके बहुत पहले से नॉलेज था कि किस तरह से कल्टीवेशन करना है, कैसे सरप्लस प्रोडक्शन करना है। They have very deep and extensive traditional knowledge about the land they till and the crops they sow। उनके पास में सालों पुराना नॉलेज है इंडियन फार्मर्स के पास में। And much of this knowledge, like the many traditional varieties of seeds that were developed over the centuries by farmers, is being lost as hybrid, high-yielding and genetically modified varieties of seeds are being promoted as more productive and scientific। और अपने इस इंडियन फार्मर्स के यूनिक ट्रेडिशनल नॉलेज की वजह से उन्होंने जो इतना कुछ टेक्निक्स, मतलब उनकी अपनी यूनिक टेक्निक्स है ना, उसमें जो है आपकी ये मशीनरी वाली टेक्निक्स नहीं, बट उनकी अपनी यूनिक टेक्निक्स के थ्रू उन्होंने जो चीज़ें डेवलप करी वो सारी कुछ अंडरमाइन हो जाती हैं और ये आज के समय की हाइब्रिड, हाई यील्डिंग, मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ सीड्स को प्रमोट किया जाता है। यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज था उसको सप्रेस कर दिया जाता है। इन व्यू ऑफ द नेगेटिव एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन दैट have been observed, a number of scientists as well as farmers movement now suggest to return to traditional more organic seeds and methods of cultivation। और इतने सारे नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स और सोशल इम्पैक्ट्स देखने के बाद में आज के समय में जो फार्मर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ढेर सारी मूवमेंट चलाते हैं इस एक चीज़ के लिए कि अब जो है इन न्यू टेक्निक्स को, इन केमिकल फर्टिलाइजर्स को, इन सभी को यूज़ करना बंद करिए और जो हमारी ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक सीड्स हैं, जो हमारा ऑर्गेनिक या ट्रेडिशनल फॉर्म है कल्टीवेशन का, हमें उसके ऊपर मूव करना चाहिए। जैसे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के हमने यहाँ पर सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे कि जो है इनपुट्स बहुत महंगे थे, रीजनल बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं, इनइक्वालिटीज़ रूरल सोसाइटी के अंदर आ जाती हैं और भी ऐसे ढेर सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो हमने सोसाइटी के अंदर देखे ही। साथ ही साथ ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये हाइब्रिड जो सीड्स थी, इन सभी के थ्रू हमारा इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इसके एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अब जो है, अब कोशिश हमारी ये है कि हम वापस से वो ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर पे जाएं, हम वापस से ऑर्गेनिक सीड्स को यूज करें जो ना ही हमारे इन्वायरमेंट को एडवर्सली इम्पैक्ट करें और हमारी सोसाइटी में भी सोशल जस्टिस लेके आए।
Many rural people themselves believe that hybrid varieties are less healthy than the traditional ones. आज के समय में बहुत सारे रूरल पीपल ये सोचते हैं कि हाइब्रिड वेराइटीज जो होती हैं वो ज़्यादा हेल्दी होती हैं देन द ट्रेडिशनल वंस, यानी कि प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही हैं सारी चीज़ों के. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ग्रीन रिवॉल्यूशन, जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होती है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या थे, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे, इन्वायरमेंट और सोसाइटी को ये किस तरह से अफेक्ट करती है. आज प्रेजेंट सिनारियो में हम सभी जो है ऑर्गेनिक मेथड पर जाना चाहते हैं, ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं. बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं स्पेशली जो रिच हैं, लार्ज एंड मीडियम लैंड ओनर्स हैं, वो आज भी हाईटेक टेक्नोलॉजीज को यूज करके, यानी हाई टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं. सो आई होप ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक एंड कोई भी डाउट नहीं होगा. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका अपना कोई सजेशन है इस टॉपिक को लेके, आपका कोई अपना एग्जाम्पल है या आपका अपना कोई एक्सपीरियंस है, सो उसे आप हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. उससे हमें भी पता चलेगा कि आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है और भी लोगों को जानने को मिलेगा. एक और चीज़ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे, तो ये सभी वीडियोज़ देखने के लिए क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com. जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा. स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के, साथ ही साथ एनटीएससी, ओलंपियाड, वन शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के सभी वीडियोस अवेलेबल हैं. आपको क्या करना है, आपको जो भी क्लास, जो भी टॉपिक, जो भी कोर्स स्टडी करना है, बस उस पर क्लिक करना है. जैसे आपने क्लास 12th पे क्लिक किया तो 12th में ये सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आ गए. अब जो भी सब्जेक्ट देखना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे. चैप्टर पे क्लिक करोगे, टॉपिक्स आ जाएंगे. ये सभी टॉपिक्स के आगे वॉच नाउ का बटन है. अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और आपका वीडियो ओपन हो जाएगा. अब जैसे आपको वन शॉट रिवीजन देखना, आपने वन शॉट में क्लिक किया, ये यहाँ पर आपके सारे वन शॉट रिवीजन के वीडियोस आ जाएंगे. आपने चैप्टर पे क्लिक किया और आपका वीडियो ओपन. तो ऐसे ही आप सभी सब्जेक्ट्स के, सभी कोर्सेज के सारे वीडियोस को देख सकते हैं. अब यहाँ से मान लीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, आपने नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करा, ये नहीं देखना आपको, कुछ और देखना, आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो. सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं. ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है. सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.